तो लास्ट क्लास में हमने किया था AS4, उसके बाद AS5, AS6 नहीं है, विड्रॉ हो गया था जब AS10 रिवाइज होकर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर आया था। पहले AS6 डेप्रिसिएशन पर होता था अलग और AS10 होता था फिक्स्ड असेट पर। अब फिक्स्ड असेट का नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कर दिया और ये इंड AS के एट पार लाया गया और AS6 जो डेप्रिसिएशन पे अलग था उसे हटाकर वो AS6 वाली चीजें भी AS10 के अंदर डाल दी गई कुछ चेंजेस के साथ। AS10 इसलिए सबसे बड़ा AS है, लगभग काफी बड़ा AS है, तो AS6 नहीं है इसलिए हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं। तो AS7 है हमारा AS5 के बाद, जो है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जैसे रोड बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, ब्रिज बन रहे हैं, वो सब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे लंबा समय लेते हैं, हैवी एक्सपेंडिचर होता है और ज्यादातर काम साइट पर ही होता है। तो उसमें जब हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट 2 से 3 साल 4 साल तक चल रहा है तो हम हर साल रिवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करें, कितना प्रॉफिट लें, वो सब इस एएस में बताया जाए। The need to have a standard for construction contracts and their accounting arises since the construction contract generally cover more than one accounting period. तो एक साल से ज्यादा टाइम कवर होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर AS7 की हमें जरूरत महसूस हुई। Common example of construction include flyovers, dam, metro line building, etc. For example, if entity XY submit a tender to construct flyover to a state government, it will take approximately 2 to 3 years. Depending on the scope of the contract, the standard addresses the requirement of recognition and measurement, the timing and the amount of construction revenue as well as construction cost. The entities required to complete the construction is referred to as contractor. जो काम कर रहा होता है उसे कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं एंड द कस्टमर हु रिक्वायर द कंस्ट्रक्शन इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टी और कस्टमर। मुझे अपना घर बनवाना है, मैं कॉन्ट्रैक्टर से घर बनवाऊंगा और मैं होऊंगा कॉन्ट्रैक्टी। The above discussion clearly indicate that there are two parties to the construction contract. Thus, if there is an entity which requires its engineering division to construct a machine for the production division, this would not meet the scope of AS7. देखिए हमें प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन हम करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के लिए मशीन जो बन रही है वो यहाँ कवर नहीं हो रहा है, हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें जो खर्चा हो रहा है। ये हम कॉस्ट अकाउंटिंग इन केस आप पढ़ चुके हैं तो वहां पर भी हम कॉन्ट्रैक्ट के नाम से एक चैप्टर है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास असेट इस्तेमाल होनी है उसको तो AS10 ही डील करेगा ना, जो असेट के ऊपर है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड विल बी अकाउंटेड एज ए केस ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट। तो मतलब हम जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं उसके बारे में AS7 डील कर रहा है। कंस्ट्रक्शन में जो असेट यूज हो रही हैं उसको तो AS10 ही डील कर। Status and applicability AS7 is mandatory in nature and is applicable to all the construction contract जो भी 14/2003 या उसके बाद में हमारे पास आए हैं। AS7 prescribe the principle of accounting for construction contracts in the financial statement of the contractors. The focus of the standard is to determine when the contractor should recognize contract revenue and contract cost in the P&L. तो हमें मेन फोकस है इस एएस का कि ये हमें बताता है कि AS7 हमें ये बताएगा कि कब रिवेन्यू और कब कॉस्ट रिकॉग्नाइज किया जाए। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है जो स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट और ए कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट दैट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड or independent in terms of their design, technology and function of their ultimate purpose or use. A construction contract may be negotiated for the construction of a single contract
such as bridge, building, dam, pipeline, road, ship or tunnel. A construction contract may also deal with the construction of number of assets which are closely interrelated. For example, हम रिफाइनरी बना रहे हैं और उसके अलग अलग पीस भी बना रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी के, तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। मतलब सिंगल असेट भी कवर होगी और एक साथ बहुत सारी मल्टीपल असेट है, इंटर रिलेटेड है, नहीं है, सब कवर हो जाएगा। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू कॉन्ट्रैक्टर नॉट द कॉन्ट्रैक्टी। मैं बिल्डिंग बनवा रहा हूँ, मेरे ऊपर नहीं है AS7 एप्लीकेबल। AS7 कॉन्ट्रैक्टर के लिए एप्लीकेबल है जो मेरे लिए बिल्डिंग बना रहा है। कुछ चीजें हैं जो कवर नहीं है। रेंडरिंग सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट। हम असेट को बनाने के लिए कोई सर्विस दे रहे हैं तो वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर के लिए है जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है। रिलेटिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ असेट, उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। जैसे शिप यूजलेस होने के बाद तोड़ा जाता है उसको। रिलेटेड टू रिस्टोरेशन ऑफ असेट, उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। तो जैसा हमने पहले भी देखा, क्या ऑब्जेक्ट है इसका? मेन ऑब्जेक्ट है कि टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, यही मेन इसका ऑब्जेक्ट एंड स्कोप है। तो इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वर्क डन, द अमाउंट रिसीव्ड एंड कंप्लीशन में टेक प्लेस डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स। तो प्रॉब्लम है कब रिकॉग्नाइज करें, कितना प्रॉफिट कौन कौन से ईयर मिले। तो A7 डील करता है इसी में और हमें बताता है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कब हम रेवेन्यू और कॉस्ट को अलग अलग पीरियड में लिखें। मेनली काम यही है। डेफिनेशन में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? असेट या कॉम्बिनेशन ऑफ असेट को रिलेटेड बनाने के लिए फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर हमारा फिक्स है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कि इतना अमाउंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट का है। हाँ, ये हो सकता है कि एस्केलेशन क्लोज हो सकती है। एस्केलेशन क्लोज का मतलब होता है कि अगर मान लिया एक लिमिट से ज्यादा प्राइस बढ़ेगा मटेरियल लेबर वगैरह का, तो हम भी उसका कुछ प्रोपोर्शनेट अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा देंगे। जैसे मान लिया 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तय हो गया, लेकिन ये बात हुई कि डीजल पेट्रोल के रेट अभी 100 रुपए के आसपास है। डीजल पेट्रोल के रेट कहा कि हमने 125 रुपए तक भी हमने डिस्काउंट करके 50 लाख रुपए हम ले रहे हैं। लेकिन अगर डीजल पेट्रोल के रेट 125 रुपए से भी बढ़ गए, तो भैया जितना रुपया डीजल पेट्रोल का रेट 125 रुपए से बढ़ेगा, उसका 50-50 हम आपसे चार्ज करेंगे, 50 खुद भी। ऐसे ही लोहे का रेट हो सकता है। लोहे का रेट भैया 45 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो तक ठीक है, उसके ऊपर बढ़ा तो 50-50 या 25% से हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा देंगे। इसे हम एस्केलेशन क्लोज बोलते हैं। एस्केलेट करना मतलब बढ़ना। एस्केलेटर होते हैं ना, सीढ़ियों की बजाय एस्केलेटर होते हैं, वो ऊपर लेकर जाते हैं। तो एस्केलेशन क्लोज ये कहता है कि एक लिमिट से ज्यादा प्राइस मटेरियल का, लेबर का, किसी चीज का एक लिमिट से ज्यादा एस्केलेट होगा, तो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को भी प्रोपोर्शनली कुछ अमाउंट एस्केलेट कर देंगे। ये हमारा पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड होता है और लिखा हुआ होता है। जो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट हैं, इनमें क्या होता है कि हम कह देते हैं कि भैया जितनी कॉस्ट आएगी उसमें हम 5%, 10%, 15% अपना प्रॉफिट मार्जिन लेकर आपसे पैसा चार्ज कर लेंगे। उसमें ये डिसाइड हो जाता है कि अभी मैक्सिमम इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं होगी, ऐसा कुछ डिसाइड। तो ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट को पैसा मिलता है, जो भी कॉस्ट है प्लस उस पर कुछ फिक्स परसेंटेज फीस या प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में बी कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल असेट जस्ट लाइक ब्रिज, डैम और क्लोजली रिलेटेड भी हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 1, एंटिटी XY ने कॉन्ट्रैक्ट किया है AB से कि 2 बिल्डिंग बनाएंगे इन द सेम प्रीमाइसेस, 2 रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाएंगे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ बिल्डिंग विल बिगिन साइमल्टेनियसली, दोनों का साथ में काम शुरू होगा। बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन वर्क एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटी विल गो ऑन इन पैरेलल टू प्रोवाइड कॉस्ट सेविंग टू एंटिटी XY। दोनों बिल्डिंग पर साथ में काम चलेगा। This also help AB to achieve a timely completion of the 2 building and negotiate a consolidated price for the 2 building। दोनों का ही फायदा है।
The above example suggests that there is a single contract negotiated to the contract of two buildings which are closely interrelated and interdependent in terms of their ultimate purpose and use. Therefore, the represent a construction contract. तो ये एक ही contract माना जाएगा. H, a sole proprietor ने मेसर डीएम कंस्ट्रक्शन से कॉन्ट्रैक्ट किया है और डिसमेंटल ऑफिस प्रीमाइसेस एंड कंस्ट्रक्ट इट फ्रॉम स्क्रैच. जैसे हम क्या करते हैं, जनरली हम लोग कोई बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं और उस बिल्डिंग में पहले से कोई बिल्डिंग है उसे तोड़कर दोबारा बनाना चाहते हैं, तो वो बात है. इन द गिवन दिस केस द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड बोथ डेमोलिशन एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग, क्योंकि वो उसी का पार्ट है. केवल डेमोलिशन होता तो नहीं होता, डेमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन तो एक ही बात है. Combining and segmenting construction contracts. A contractor may undertake a number of contracts. The standard identifies certain cases where, for the purpose of accounting, it is necessary to apply the standard to the separately identifiable components of a single contract or to a group of contracts together in order to reflect the substance of a contract or a group of contracts. ये हो सकता है कि हमारा एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें इतने बड़े बड़े हिस्से हैं, पार्ट है कि हम उन सबको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करें. ये हो सकता है अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट को एक ही ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करें. ये सिचुएशन पे डिपेंड करे, है ना. हम एक कोई रूल नहीं बना सकते. Where a contract covers a number of assets, the construction of each asset should be treated as a separate construction contract when. तो ये फर्स्ट केस में ए पार्ट में क्या कह रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अलग अलग असेट है तो हम उन सबको अलग अलग माने कब, तो बता रखा है कौन सी सिचुएशन में उनको अलग अलग माने. सेपरेट प्रपोजल सबमिटेड हुए थे हर एक असेट के. ईच असेट हैज बीन सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन एंड कॉन्ट्रैक्टर एंड कस्टमर have been able to accept or reject the part of the contract related to each asset and the cost and revenue of each asset can be identified. तो यहाँ पर ये बोल रखा है कि सबके अलग अलग हमारा बातचीत हुई है, हर एक के लिए अलग अलग डिस्कशन हुआ है, चाहे तो किसी एक को एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे, तो सब अलग ही है. यहाँ बातचीत से कंडीशन से पता चल रहा है कि सभी अलग अलग है. A group of contract, whether with a single customer or with several customers, should be treated as a single. तो अगर हमारे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनको एक कब माने, अलग अलग को अलग अलग कब माने, ये हमने ए पार्ट में पढ़ा है ना. और अलग अलग को एक कब माने, ये हम बी पार्ट में देख रहे हैं. द ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नेगोशिएटेड एज ए सिंगल पैकेज. The contracts are also so closely interrelated that they are in effect part of a single contract with overall profit margin. The contracts are performed concurrently or in continuous sequence. मान लिया हमने किसी बिल्डर से बात करी, वो घर बनाएगा और घर बनाने के बाद में, घर बनाना का क्या मतलब है, उससे तय हुआ कि पूरा वो स्ट्रक्चर बनाएगा, उसके बाद पत्थर भी लगाएगा, पेंट भी करवाएगा, लकड़ी का काम भी करवाएगा, इलेक्ट्रिक फिटिंग भी कराएगा, सारे काम वो खुद कराएगा. अब अगर सारा हमारा डीलिंग, हमारा स्ट्रक्चर का अलग तय हुआ रेट, फर्श का अलग हुआ, पेंट का अलग हुआ, इलेक्ट्रिक आइटम का अलग हुआ, वुडन आइटम का अलग हुआ, तो सब कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग नेगोशिएट हुए हैं, तो सबको अलग अलग ट्रीट करेंगे. सब एक साथ हुए हैं कि हाँ भाई 50 लाख रुपए में सारा काम करेगा, तो ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा. A contract may provide for the construction of an additional asset at the option of the customer or may be amended to include the construction of an additional asset. The construction of the additional asset should be treated as a separate construction contract. देखिए होता क्या है, जैसे हमारा तय हुआ, हमारा बिल्डर जो है हमसे तय हुआ हमें 2 फ्लोर बनवाने, तय हो गया, वो बना रहा है, सब कुछ तय हो गया.
अब हमारे मन में आया 2 फ्लोर के बाद छत पे तीसरा फ्लोर अलाउड है, हमें बनाना नहीं है, लेकिन हम ऊपर एक सर्वेंट के लिए क्वार्टर बनवा लेते हैं, एक कमरा और एक स्टोर रूम भी बनवा लेते हैं, कबाड़ वगैरह या कुछ रखने के काम आए। वो पहले तय नहीं हुआ था, अब हम उसे तय कर रहे हैं। तो उसे अलग माने या एक ही उसका पार्ट माने, तो यहां लिखा है सी पार्ट में कि उसको अलग माने। कब? द असेट डिफर सिग्निफिकेंटली इन डिजाइन, टेक्नोलॉजी और फंक्शन। द प्राइस ऑफ असेट इज नेगोशिएटेड विदाउट रिगार्ड टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो अगर हमारा पुराने से कोई लेना देना नहीं है, अलग से है, तो उसे अलग माने। अब हमने कहा भैया वो जो 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप ऊपर है ना सर्वेंट के लिए भी बना दो और वो भी कर दो। उसने कहा चलो आप 3 लाख और दे देना, तो हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट 53 लाख का एक ही मानकर चलेंगे। वहां पर हमें ये नहीं करना है कि अब दूसरा क्या सिचुएशन हो सकता है, हमारे लिए बिल्डिंग बन रही है, हमने कहा एक काम कर, हमारा है ना 5 किलोमीटर दूर एक और जगह है, वहां पर भी एक फ्लोर बना दे, तो वो सेपरेट है, वो इसका पार्ट नहीं। तो सिचुएशन के हिसाब से हमें पता चलेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1, XYZ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन लिया है एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने का। इट हैज सेपरेट प्रपोजल रेज्ड फॉर ईच यूनिट टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में तो बहुत सारी इंडस्ट्री बनेगी, सबका अलग अलग प्रपोजल है। सिंस ईच यूनिट इज सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन, is able to identify the cost and revenue attributable to each unit. Should XYZ treat construction of each unit as a separate? बिल्कुल separate ही लेना चाहिए। तो as per AS7, when a contract cover a number of assets, the construction of each should be separate when, वही जो हमने लिखा था, separate proposal है, हर एक का अलग negotiation है, सबका cost निकाल सकते हैं। Therefore XYZ is required to treat construction of each unit as a separate contract. सबको अलग अलग मानना चाहिए। Types of construction contracts. With reference to the total revenue to be generated by contract, the construction contract can be divided into two groups: fixed price contract and cost plus contract. What is fixed price contract? तय हो गया इतना पैसा प्लस एक्सक्लेनेशन क्लोज अगर कोई हमारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में है। तो वेयर द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फिक्स्ड और रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज फिक्स्ड। ज्यादातर यही होते हैं, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं ज्यादातर। इन्हें फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट द प्राइस इज एग्रीड एज फिक्स्ड सम। तो यहाँ कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां पर एस्केलेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा चार्ज किया जाए। तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट आर कॉमन इन केस ऑफ पब्लिक टेंडर्स, जैसे कि फ्लाईओवर्स है, ऑफिस बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन है। Such construction usually have a budgeted cost and public entity does not intend to spend more than the tender price. एक कंपनी है पब्लिक, वो रोड है तो उसके लिए वो उन्हें पता है कि भैया 500 करोड़ खर्च करने हैं, इससे ज्यादा हमने नहीं करना। घर में ऐसा नहीं है, आप घर में तो कहेंगे ना सही से बन जाए, 2-4 लाख ऊपर नीचे हो जाए। एट द सेम टाइम there can be various reasons where the cost of construction may increase. For example, wage rate, construction material cost, वहाँ एड कॉस्ट एस्केलेशन क्लोज जनरली होता है ना। तो ये कहता है कि एक लिमिट से ज्यादा प्राइस बढ़ेगा तो हम प्राइस बढ़ा देंगे। एक होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स, वेयर द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिटरमाइंड बाय एडिंग ए मार्कअप ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन सम केसेस वेयर हाउएवर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मे बी प्रेजेंट। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर कॉन्ट्रैक्टर को पैसा वापस मिलता है जो भी वो खर्चा करता है, प्लस एक फीस मिल जाती है उसको। इसमें जो है कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि भैया जितना मर्जी रेट बढ़े उससे कोई टेंशन नहीं, और ये ज्यादातर वहीं चलता है जहां पर रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं किसी चीज के। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट आर कॉमन इन केस वेयर देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट और टाइम ऑफ कंप्लीशन। मान लिया कोई 5-6 साल कॉन्ट्रैक्ट चलना है
भैया 5-6 साल का अंदाजा कैसे लगाएंगे? In such cases, a contractor does not expect to bear the loss due to the uncertainties. For example, if the scope of contract cannot be fully assessed in the contract, both party may agree to cost plus contract. मान लिया कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि आप ये कह रहे हो कि जो मैं कहूं, मैं हूं कॉन्ट्रैक्टर, आप है कॉन्ट्रैक्टर, आप कह रहे हैं जी जो मैं कहूं वो बनाते जाओ, और अभी हमें नहीं पता आगे क्या बनवाएंगे, जो कहेंगे बनाते रहना। मैंने कहा भैया पैसे कैसे बताऊं? उनका जितना खर्चा हो प्लस 10%। ठीक है भैया बताते जाओ, बनाते जाएंगे। Under such contract, the contract is compensated for the cost incurred by him agreed plus profit margin. ABC Construction has contract to build an office building. Terms क्या है? ABC का प्रॉफिट होगा कॉस्ट का 25% और कॉस्ट 22 करोड़ से ज्यादा नहीं जाएगी, वरना तो पता चला प्रॉफिट मार्जिन है, पता चला 22 करोड़ की जगह 50 करोड़ खर्च कर दो, तो एक ऊपर लिमिट लगा दी भैया इससे ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा खर्चा हुआ तो इससे ज्यादा देंगे नहीं। The agreed price will be revised depending upon the actual cost incurred. The cost for fixation will be taken actual cost और 22 करोड़ whichever is less. जो भी 22 करोड़ या एक्चुअल खर्चा होगा उनमें से जो भी कम है वो मिलेगा प्लस प्रॉफिट मार्जिन। Price fixation based on expected cost. Assume that the cost expected to incurred by ABC are 16 crore, 16 crore. Thus, ABC can charge a profit of 4 crore, that is 25% of cost. The contract price will be 20 crore, 60 plus 4. Price fixation based on actual cost incurred, scenario 1. However, if cost incurred by ABC is 15 crore, मान लिया शुरू में क्या बात हुई 20 करोड़, लेकिन खर्च कितना हुआ 15 करोड़, तो 15 करोड़ का 25% ही तो प्रॉफिट मार्जिन ले पाएगा वो 3.75 करोड़, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना होगा 18.75 करोड़। सिनेरियो 2, खर्च कितना हो गया 25 करोड़, तो वो क्या कह रहे हैं भैया नहीं 22 करोड़ मैक्सिमम कॉस्ट, तो 22 करोड़ का 25 है 20 है 25%, तो 22 करोड़ का 25% 5.5 है ना, तो कितना हो जाएगा 5.5 प्लस 22 27.5। ठीक है, तो हमारा खर्च कितना हुआ 25 है ना, और हमारे को मिलेंगे कितने 27.5 करोड़ और खर्च हुए 25, तो हमारे को अभी भी 2.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 4, एक्स लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन शुरू किया 1/4/2021 को, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है कॉस्ट प्लस 10%, कंपनी ने 1 लाख रुपए खर्च करे जिसमें से 90,000 हमारा रिम्बर्सेबल है। द फर्दर नॉन रिम्बर्सेबल कॉस्ट टू बी इंकर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट आर 5,000, 5,000 अभी और खर्च होंगे है ना। द अदर कॉस्ट ऑफ कंप्लीट कुड नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली। तो अभी क्या हुआ है, कॉस्ट हमारी कितनी खर्च हुई है 1 लाख रुपए और 90,000 ही मिलेंगे, तो 90,000 प्लस 10% हमारा 99, और अभी 5 हमारा और खर्चा होगा 5,000 रुपए, तो वो भी खर्चा होगा, तो टोटल खर्चा होगा 105, मिलेंगे 99, तो लॉस कितना होगा 6, और जो लॉस होने की उम्मीद है उसे अभी लिख लेते हैं, प्रॉफिट होने की उम्मीद होती है तो उसे धीरे धीरे प्रोपोर्शनली ट्रांसफर करते हैं हम P&L अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कैसे हम रिकॉग्नाइज करें, कितना रिकॉग्नाइज करें। इट रिफर्स टू द मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल, जो पैसा मिल गया है या मिलने वाला है।
तो इसमें क्या होता है, इनिशियल अमाउंट जो हमने शुरू में तय करा वो, वेरिएशन जो भी हमने वेरिएशन हुआ वो। जनरली क्या होता है, जब काम शुरू होता है तो उसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो ही जाता है, कुछ ये काम कर दो, बढ़ा दो, ये कम कर दो, ऐसे। तो जो पहले बेसिक प्राइस था प्लस माइनस प्राइस वेरिएशन, अगर हमने लेट काम किया और कुछ हमें पेनल्टी देनी पड़ी वो कम हो जाएगा, कुछ जल्दी काम किया हमें इंसेंटिव मिले प्लस हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से प्लस माइनस होगा। तो हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है, वो क्या है, A claim is an amount that the contractor will collect from the customer or other party for the cost not included in the original contract. मान लिया मैंने कुछ ऐसा काम करा और आपने बताया नहीं शुरू में, बाद में आपने कहा ये काम और कर दो, तो भैया फ्री में थोड़े ना होगा, मैं आपसे एक्स्ट्रा पैसे लूंगा, तो उसके लिए मैं और क्लेम करूंगा तो प्राइस बढ़ा दूंगा। The measurement of the amount of revenue from claim is uncertain and therefore is not included in the contract revenue. However, claim are included in the contract revenue in the following condition. तो जब तक पक्का ना हो जाए तब तक हम उसे रिवेन्यू में नहीं लिखते हैं। कब लिखेंगे, नेगोशिएशन फॉर द क्लेम आर इन एडवांस स्टेज एंड पॉसिबल कि कस्टमर एक्सेप्ट करेगा और क्लेम हम रिलायबली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने मुझे एक है ना मेरी मिठाई की दुकान है और आपने मेरे पास आए और आपने एक मिठाई होती है ना आजकल 4 लाइनों वाली, 4 टाइप की मिठाई होती है उसके अंदर, तो 4 लाइनों वाली मिठाई का डब्बा आपने एक पसंद कर लिया, उसमें एक लड्डू हो गया, काजू की बर्फी, ऐसी 4 आइटम आपने पसंद कर ली और तय हो गया वो 450 रुपए का डब्बा हम देंगे आपको। आपने कहा 50 डब्बे बना दो और हम आप चले गए, एडवांस दे दिया। किसी वजह से उसके अंदर जो एक आइटम है वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो हमने उसकी जगह कोई और आइटम डाल दी। अब जो दूसरी आइटम डाली वो महंगी है, आपसे 450 तय हुआ, उसके हिसाब से अब 450 की जगह 480 रुपए होने चाहिए। अब 30 रुपए एक्स्ट्रा काम हो गया, लेकिन अभी पक्का नहीं पता आप उसका पैसा दोगे या नहीं, क्योंकि आपने तो बोला नहीं था। अब मान लिया आप आए और हम कहें जी आपको 50 डिब्बों पे 30 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए और देने, तो आप कहेंगे क्यों देने, मैंने तो नहीं कहा था ये डालने को, बल्कि ये क्यों डाल दी, अब हो सकता है उल्टा लड़ने लग जाए। तो लेकिन अगर आप आए और आपको हमने दिखाया, टेस्ट कराया और आपसे कहा ये और बढ़िया चीज है, वो उससे अच्छा ये लग रहा था, हमने डाल दिया, हमने कहा 30 रुपए क्या आप दे देंगे, टेस्ट कराया और हमने कहा चलो ठीक है मान गए आप, तो हम उसे रिकॉग्नाइज करें। और अगर आप नहीं मान रहे या हमने कहा चलो भैया 450 480 की जगह 460 दे दो, हमने कहा चलो, मतलब नेगोशिएशन किस स्टेज पर है इस बात पे डिपेंड। Incentive payment for early completion of contract are included in the contract revenue if it is probable that specific performance standard will met and the amount of incentive will be measured. मान लिया आपने ये कहा कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर काम कर दिया तो आप 1 लाख रुपए और देंगे, 5 महीने हो गए, 95% काम हो गया और हमें पता है ये 15 दिन में और काम हो जाएगा, तो हमें इंसेंटिव मिल जाएगा, तो हम उसे लिख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू में क्या होगा, एग्रीड प्राइस प्लस कॉन्ट्रैक्ट एस्केलेशन प्लस अगर कोई एक्स्ट्रा क्लेम है और हमें लग रहा है कि पैसा मिल जाएगा, है ना, प्लस इंसेंटिव पेमेंट लेस अगर कोई पेनल्टी है, अगर हमने कुछ लेट वगैरह कर दिया है तो। क्लेम को तभी इंक्लूड करेंगे जब हमें लग रहा है कि एक्सेप्ट हो जाएगा, इंसेंटिव को तभी इंक्लूड करेंगे जब हमें लग रहा है कि वो मिल जाएगा, हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू में तो क्या क्या आएगा हमने देख लिया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट दैट रिलेट डायरेक्टली टू द कॉन्ट्रैक्ट, सीधा कॉन्ट्रैक्ट पे खर्चा हो रहा है। कॉस्ट दैट आर एट्रीब्यूटेबल एंड कैन बी एलोकेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई खर्चा ट्रांसफर होकर आ रहा है, आपका ऑफिस का एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, इस पे वो ऑफिस में है,
उसको 20,000 रुपये महीने की सैलरी देते हो, वो केवल इस कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब किताब रख रहा है, तो ये 20,000 भी इस कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा माना जाएगा। अदर कॉस्ट जो चार्जेबल है कस्टमर से इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वो भी सब। तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। साइट पर लेबर काम कर रही है, मटेरियल लगाया, जो हमारा प्लांट एंड इक्विपमेंट है वहां पर काम कर रहा है, उसका डेप्रिसिएशन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा, किराए पे लिया है प्लांट एंड मशीन तो उसका खर्चा, डिजाइन वगैरह बनाने का खर्चा, थर्ड पार्टी से जो हमें क्लेम मिलेगा वो सारा जो हम पैसा लेंगे, जो क्लेम फ्रॉम थर्ड पार्टीज। ऐसा होता है कई बार ये भी हो जाता है कि हम लोग काम करते हुए कुछ अलग से भी खर्चे हो जाते हैं, कई बार दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से भी काम करा लेते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी आ जाती है। डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी रिड्यूस बाय इंसिडेंटल इनकम नॉट इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, दैट इज सेल ऑफ सरप्लस मटेरियल एंड डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट। आपने कोई प्लांट एंड इक्विपमेंट बेचा, उससे पैसा मिला, मटेरियल बचा हुआ था, बेचा, पैसा मिला, तो वो आपकी कॉस्ट को कम कर देगा। और एग्जाम्पल जो हमारे खर्चे में आएंगे वही जो मैंने कहा था, एक हमारा एम्प्लॉई है वो काम कर रहा है, या हमारा कोई जनरल इंश्योरेंस का खर्चा, हमने एक साथ इंश्योरेंस करा लिया। कॉस्ट ऑफ डिजाइन टेक्निकल सीधा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है, जो डिजाइनर है वो हमारा एक है, सब कॉन्ट्रैक्ट का वही बनाता है, तो उसका प्रोपोर्शनेट खर्चा आ जाएगा। कोई ओवरहेड्स है। द एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट शुड बी बेस्ड ऑन नॉर्मल लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, है ना। द एलोकेशन कॉस्ट में इंक्लूड बोरोइंग कॉस्ट एज पर AS 16। AS 16 क्या कहता है, अगर आपने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, लोन स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए लिया है तो उसका इंटरेस्ट यहाँ जाएगा। एक जनरल लोन है तो हम देखेंगे उस लोन का पैसा हम कहाँ यूज कर रहे हैं, तो प्रोपोर्शनेट ट्रांसफर करेंगे, तो वो भी हमारा प्रोपोर्शनेट खर्चा यहाँ आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल ऐसी कॉस्ट के हैं जो हम कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं डाल सकते, उसे एक्सक्लूड करेंगे, है ना। मतलब कौन कौन से खर्चे कॉन्ट्रैक्ट में डालने ही नहीं है। जनरल ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे ऑफिस के नॉर्मल खर्चे हैं वो नहीं डाल सकते आप। सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं डाल सकते, रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं डाल सकते, डेप्रिसिएशन जो प्लांट एंड इक्विपमेंट खाली रखा है या इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है वो भी आप नहीं डाल सकते। याद करिए कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग जब हम एक चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हम क्या करते हैं, प्लांट है 1,00,000 रुपए का, 50,000 60,000 का यहाँ आया तो उसका डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रैक्ट में, 40,000 का जो प्लांट आया नहीं यहाँ पर उसका P&L अकाउंट में डालेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अलग बनता है, जस्ट लाइक जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, ब्रांच। हम एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, उसमें सारे खर्चे डालते हैं, इनकम डालते हैं, ये P&L अलग बनता है। तो जो खर्चे यहाँ नहीं आ रहे वो P&L में जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, PQ एंड एसोसिएट्स हैं, इन्होंने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया है, हमारा टोटल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 40 लाख रुपए का, और हमने 3 लाख रुपए खर्च किए हैं और हमें 30 लाख रुपए और खर्च करने हैं। हमारा काम 10% पूरा हो गया। The work has started some time ago and there is an uncertainty with respect to the outcome of the contract due to expected change in regulations. PQ is certain that it would be able to recover the cost incurred to the date. देखिए पहली बात तो केवल 10% काम हुआ है, बहुत ही कम काम है, अभी तो 90% काम बचा हुआ है, तो बहुत अनसर्टेनिटी है यहाँ। In the given case, revenue and cost can only be recognized to the extent of cost incurred and those which are expected to be recovered. Therefore, the P&L account will appear. Contract में revenue कितना ये कह रखा है कि cost तो हम recover कर लेंगे, तो cost recover कर लेंगे तो हम revenue में कितना लिखें, 3 लाख ही लिखें, उसमें कोई प्रॉफिट वगैरह ऐड ना करें, और कॉस्ट भी कितनी है, 3 लाख, तो प्रॉफिट अभी नील ही माना जाएगा। क्यों लॉस नहीं लिख रहे ना, क्योंकि हमें लग रहा है कि जो खर्चा हुआ वो तो आ ही जाएगा।
When the uncertainty that prevented the outcome of contract being estimated reliably ceased to exist, revenue and expense associated with the construction contract should be recognized by the percentage completion method. अभी हम आगे करेंगे percentage completion method भी. एग्जाम्पल नंबर 3, एक्स लिमिटेड है, इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया है 1/4/2021. कंपनी द फिक्स प्राइस वाज 2 लाख, 2 लाख में तय हो गया. कंपनी ने 81,000 रुपए का खर्चा किया, 45% काम हुआ है और 79,000 पार्ट पेमेंट मिली है. तो ये पहले साल का हिसाब है. तो एक बार बताओ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख का है ना, 45% मिल गया, काम हो गया, तो 45% सेल हो गई एक तरीके से, तो 90,000 की सेल हो गई, एक तरीके से सेल हो गई. सेल को क्रेडिट में लिखते हैं, ट्रेडिंग में हम एक बनाएंगे, इसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बोल सकते हैं या P&L अकाउंट बोल रहे हैं. तो हमारा सेल कितना हुआ, 90,000, तो 90,000 की सेल, और खर्चा कितना हो चुका है, 81,000, है ना. तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, 9,000 का. अब अगली बार क्या होगा, अगले साल हमारा और खर्चा 89,000 का है, बचा हुआ पूरा काम हो गया, तो 89,000 रुपीज का खर्चा और हो गया. कॉन्ट्रैक्ट 100% कंप्लीट हो गया. तो इसमें ऐसा लिखते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 2 लाख का, और पहले हम रिवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, और अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, तो बचा हुआ रिवेन्यू कितना है, 1,10,000, और प्रॉफिट कितना है, 21,000. ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं. तो हम क्या करते हैं, अब मान लिया क्वेश्चन में लिखा होता कि हमारा काम 90% हो गया, तो हम ये नहीं कहते कि बचा हुआ 45%, नहीं, हम ये कहते 2 लाख का 90%, 1,80,000 माइनस जो हम पहले कर चुके हैं वो इस साल की सेल. तो हम क्या करेंगे, हर बार जितना परसेंटेज इस साल काम हो चुका है, क्योंकि परसेंटेज काम तो कुमुलेटिव बेसिस पे पता होगा ना, पिछले साल 40% हो गया, इस साल 60 हो गया, तो इसका मतलब 20% और हुआ. लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे 20%, हम कहेंगे 60% माइनस जो पहले हम रिकॉग्नाइज कर चुके, क्योंकि उसके प्राइस में भी चेंज होते रहते हैं ना. अगर प्राइस चेंज हो गया तो आप कैसे, जैसे अकाउंटिंग में एक ईसॉप का चैप्टर पढ़ा था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का, उसमें भी हम ऐसे ही करते थे. अब हम एंट्री क्या बनाते हैं, जो हमें कॉन्ट्रैक्टी से पैसा लेना है, तो उसकी एंट्री क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टी डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. ये क्या है, रिवेन्यू जो रिकॉग्नाइज करना है, जैसे ये 90,000, तो ये एंट्री बनी, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के डेबिट में आ गया, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट या P&L के क्रेडिट में आ गया. ठीक है, अब इससे मिला कितना है हमें, 79,000. तो पैसा मिलता है तो क्या एंट्री बनाते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी. तो हमने 90,000 रुपए का काम कर दिया, 79,000 उससे पहले साल मिल गया, तो ये 11,000 का बैलेंस आ गया उसका. फिर अगले साल 1,10,000 का काम कर दिया, और मान लेंगे पूरा पैसा मिल गया हमें, काम खत्म हो गया, तो पूरा पैसा बाय बैंक मिल गया हमें. तो इस तरीके से हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है. परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, as discussed in the beginning, construction contract are mostly long term. तो ये 1 साल से ज्यादा टाइम लेते हैं, तो इसमें फाइनल आउटकम हम कई बार पता लगाना मुश्किल हो जाता है. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम जो कॉस्ट हो रही है हमारी, उसका रेशो निकालते हैं. जैसे हमारी कॉस्ट आई अभी 20 लाख, और हमें पूरी उम्मीद है कि 100 लाख रुपए की टोटल कॉस्ट होगी, 20 लाख की कॉस्ट अप टू डेट है, तो हमारा काम 20% पूरा हो गया, हम ऐसा मानेंगे, और 20% ही रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे.
तो इट इज नेवरदलेस पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एनुअली इन प्रोपोर्शन ऑफ प्रोग्रेस वर्क टू बी मैच। कितना कितना काम हो गया ये पता लगाना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेथड बोलते हैं इसे, इसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन आएगी हमें। तो ये मेथड एक्रूवल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से कंसिस्टेंट है। AS7 प्रेस्क्राइब करता परसेंटेज कंप्लीशन मेथड शुड नॉट बी यूज्ड अनलेस इट इज पॉसिबल टू मेक ए रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द फाइनल आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपकी कॉस्ट अप टू डेट है 20 लाख, 80 लाख और खर्च होंगे ये आप अंदाजा लगा सकते हो, तभी ये मेथड यूज करें। In reality, the actual profit or loss that is expected to be earned in such content is not possible. आप पता नहीं लगा सकते कितना प्रॉफिट होगा, तो कंपनी क्या कर सकती है, मेक यूज ऑफ डिफरेंट एस्टिमेट टू अराइव एट द पॉसिबल कॉस्ट दे आर लाइकली टू इंकर फॉर द कंस्ट्रक्शन। लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज बिल्डर एक्सपेक्ट टू कैरी द रिक्वायर्ड इंडस्ट्रियल experience. On that basis, the pricing quotes by these company for tender take care of all the possible cost and expected profit. Therefore, in substance, a reasonable estimate of the final outcome is possible. भाई आप टेंडर दे रहे हैं, इतने में आप काम करेंगे, बिना कॉस्ट वगैरह निकाले थोड़ी ना टेंडर देते। तो as per AS7, the outcome of fixed price contract can be estimated reliably when all the following conditions are satisfied. तो हम कब कह सकते हैं कि आप आउटकम पता लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली, आपको पता है टोटल रेवेन्यू क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है। इट इज प्रोबेबल दैट द इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज, मतलब प्रॉफिट होगा। बोथ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट एंड स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज नोन, अब तक की कॉस्ट क्या है और कितना खर्चा आएगा ये भी आपको पता है। द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड मेजर रिलायबली टू द एक्चुअल कॉस्ट incurred compared with the prior estimate, मतलब ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता है। The outcome of cost plus contract can be estimated reliably when all the following conditions are satisfied. तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में तो वो था, कॉस्ट प्लस में क्या, इट इज प्रोबेबल दैट द इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो, मतलब जो खर्चा हुआ वो मिलेगा आपको। The contract cost attributable to the contract whether or not specifically reimbursed can be identified. तो अब recognition of contract revenue and expense. The contract revenue and expense cost associated with the construction contract should be recognized as revenue and expense respectively by reference to the stage of completion of the contract. तो क्या बोला है, stage of completion के हिसाब से आप करें। An expected loss on the construction should be recognized immediately. लॉस होने की उम्मीद है, आज ही लिख लो। प्रॉफिट होने की उम्मीद है तो रेशो निकालो, कंप्लीशन के हिसाब से उतना ही लिखो। प्रॉफिट ड्यू बेसिस पे और लॉस इमीडिएटली। ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू द फ्यूचर एक्टिविटी, फ्यूचर में जो खर्चा होगा उसका क्या करें। तो अंडर द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L in which the work is performed. Contract costs are usually recognized as an expense in the statement of P&L in the accounting period in which the work to which they relate to perform. मतलब आप खर्चा भी तभी लिखो जब हुआ है और उससे रिलेटेड रेवेन्यू भी उसी साल लिखो। The contract costs that relate to future activity on the contract are however recognized as an asset provided it is probable that they will recover. अगर कोई फ्यूचर का खर्चा है जो हमें पता है कि मिल जाएगा तो उसे हम एसेट की तरह दिखाएंगे। Such costs represent an amount due from customer and they are often classified as work in progress. Uncollectible contract revenue, when an uncertainty arises about the collectibility of account already included in revenue and already recognized in the P&L, the uncollectible amount to be or the amount in respect of which recovery has ceased to be probable is recognized as expense rather than adjustment of the amount of the revenue. ये कह रखा है कि अगर आपको लगता है कि पहले आप मान चुके हो पैसा मिलेगा, प्रॉफिट में लिख चुके हो, लेकिन अब लग रहा है कि भैया हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो उसे लॉस लिख लो हाथ हाथ। ये लिखा है बैड डेट्स की तरह। स्टेज ऑफ कंप्लीशन, द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंटेंट में बी डिटरमाइन इन वैरायटी ऑफ वेज। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं
जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपका काम कितना हो गया है। द एंटरप्राइज यूजेस द मेथड दैट मेजर रिलायबली द वर्क परफॉर्म डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कंटेंट। मेथड क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या मेथड हो सकते हैं? द proportion that construction cost incurred for the work performed up to the reporting date bear to the total estimated cost। देखो भाई, हमने अभी तक 20% काम किया है, 20,000 रुपए का खर्चा हुआ है, बैलेंस काम कितना है और हमें लग रहा है 90,000 रुपए खर्च होंगे, है ना? तो अब हम ये कहेंगे जितना भी काम हुआ है, जितना भी काम हुआ है 20,000 रुपए का खर्चा कॉस्ट अप टू डेट है ना? और बैलेंस रिक्वायर्ड 90। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है 110, और काम कितना हो चुका है 20,000। तो कितने परसेंटेज हो गया काम कंप्लीट? 20,000 डिवाइड बाय 1,10,000 इंटू 100, ये ऐसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट अप टू डेट डिवाइड बाय कॉस्ट अप टू डेट प्लस फर्दर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, इसे बोल सकते हैं टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इंटू 100। सर्वे करवा सकते हैं, पता लगा सर्वे से कितना काम हो गया। कंप्लीशन ऑफ फिजिकल प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्क, या हम ये देखें जैसे चार काम होने, एक काम हो गया 25% काम हो गया, ऐसा भी हम देख सकते हैं। प्रोग्रेस पेमेंट एंड एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर मे नॉट बी नेसेसरली रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म। जो पैसा मिल रहा है उससे वर्क परफॉर्मेंस का लेना देना नहीं है, दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। Calculation of stage of completion of a physical proportion of the contract work method. This method is commonly used in the case of construction work which is not very complicated. For example, हमने टाइल लगानी है कहीं एरिया में और हमें पता है कि वो एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, जबकि हमने 300 स्क्वायर फीट में लगा दिया, तो 30% काम हो गया। ये तो कोई आसान सा है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड में जैसा मैंने कहा कॉस्ट अप टू डेट अपॉन कॉस्ट अप टू डेट प्लस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो यहां से हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना? और मैंने क्या बताया था आपको, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन माइनस पिछले साल तक, मान लिया 3 साल पुराने हैं, 3 साल में कितना हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को भी अब तक की जितनी भी कॉस्ट है माइनस जितनी पिछले साल तक कॉस्ट रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, बाकी इस साल की कॉस्ट। The percentage of completion method is applied on a cumulative basis in each accounting period to the current estimate of contract revenue and cost. In the percentage of completion method, the proportionate revenue is recognized as revenue in P&L in the year in which work is performed. The contract cost for the period are recognized as expense of the period. This would give rise to the recognition P&L on the contract in the P&L account. तो वो ये है, हम रिवेन्यू भी उसी हिसाब से रिकॉग्नाइज करेंगे और कॉस्ट भी उसी हिसाब से रिकॉग्नाइज करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन अंडर सर्वेयर ऑफ वर्क परफॉर्म मेथड। सर्वेयर से सर्वे करवा सकते हैं। जनरली इन केस ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट सर्वेयर को अपॉइंट किया जाता है, जो क्वालिटी मटेरियल यूज्ड चेक करता रहता है और वो बता भी देता है कि काम कितना हुआ है। The certification done by the appointed surveyor is used as the percentage of work complete. When the outcome of the construction contract cannot be estimated reliably, then the contract revenue should be recognized only to the extent of contract cost incurred of which recovery is probable. जब हमें पता नहीं चल पा रहा कितना contract outcome होगा क्या होगा, तो जितना खर्चा ही निकाल सकते हो वही आप लिखें। एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस, और जो आपका पैसा वसूल हो सकता है वो इनकम, बाकी प्रॉफिट या लॉस। एन एक्सपेक्टेड लॉस ऑन द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एन एज एक्सपेंस इमीडिएटली। लॉस होगा तो हाथों हाथ लिख दो। इफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू एक्सीड द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, तो जो लॉस होगा वो हमें हाथों हाथ लिखना है, इर्रेस्पेक्टिव काम कितना हुआ है या नहीं, क्या स्टेज है, उससे कोई लेना देना नहीं, आप लॉस हाथों हाथ लिख दो।
Also, AS7 provide that whenever total contract cost is expected to exceed the contract revenue, the loss should be recognized as an expense. We may argue that there would be an entity enter into a loss making contract. ये कोई भी loss making contract क्यों करेगा? It can happen that after having entered into the construction contract, there is a certain rise in the cost which cannot be expected nor can be recovered from because there is no escalation clause in the contract. Another reason is that entity may enter into a loss making contract as to penetrate the market. कई बार क्या होता है कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 20 लाख का नुकसान है, नहीं करेंगे खाली 50 लाख का नुकसान हो जाएगा, या हमें इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद और कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद है तो भी हम कई बार कर लेते हैं। तो लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में भी लोग आते हैं। अंडर द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें लॉसेस का पूरा 100% प्रोविजन बनाना चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 4, an amount of 9,90,000 was incurred on a contract up to 31st March 24. Certificate have been received to the date to the value of 12 lakh against which 10,80,000 has been received in cash. देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है, मैंने एस्टिमेट किया कि टोटल कॉस्ट आएगी 20 लाख और मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताया 25 लाख। अब जो मैं हूं कॉन्ट्रैक्टर और जो कॉन्ट्रैक्टी है वो सर्वे करा रहा है या आर्किटेक्ट या जो भी कराएगा, अगर उसे बोला जाए कि काम कितने का हो गया तो उसे ये नहीं मालूम है कि मेरी कॉस्ट क्या आएगी। वो तो सोचेगा 25 लाख में से इतने का काम हो गया। मान लिया उसने कहा 20% काम हो गया तो इसका मतलब 25 लाख का 20% 5 लाख का काम हो गया, है ना। लेकिन मेरा खर्चा कितना हुआ है? मेरा खर्चा हुआ 20 लाख का 20% मान लिया 4 लाख। तो मैं उससे क्या कहूंगा? 5 लाख का काम हो गया, 5 लाख रुपए दो। मैंने कहा नहीं भैया, हम 90% देंगे, 10% हम कंटिजेंसी के लिए रोक कर चल रहे हैं। तो उसने मुझे कितना दिया? 4.5 लाख। फिर भी मुझे 4 लाख के मुकाबले तो ज्यादा ही मिल गया ना। लेकिन उसे ये नहीं पता चलेगा मेरी कॉस्ट क्या है, उसे तो बस क्या पता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो इसको क्या बोलते हैं? जितने का 20% सर्टिफिकेट आ गया, आर्किटेक्ट ने बोला, सर्वेयर ने बोला, तो इसे बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। कितना काम सर्टिफाई हो गया, तो कितना हुआ? 5 लाख। तो इसमें क्या है? कॉस्ट भी है और क्या है इसमें? प्रॉफिट भी है ना। तो यहां क्या लिखा है कि हमारा खर्चा कितना हुआ? 9,90,000 और सर्टिफिकेट 12 लाख का। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी तो है, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का है ना। और हमने 12 लाख का बोला कि काम हो गया, उसमें उसने पैसा रोक करके 10-80 हमें दे भी दी, तो उसने 90% पैसा हमें दे दिया। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड इज 22,500। अब क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया वर्क सर्टिफाइड, आपको समझ में आया? जितना उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का अमाउंट बता दिया कि इतना काम हो गया, उसे वर्क सर्टिफाइड बोलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड है 12 लाख, इसमें कॉस्ट भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। अच्छा एक बताओ, ये काम है पूरा कॉन्ट्रैक्ट, हमने अभी इतना किया है ना। अब कुछ काम इनिशियल स्टेज में होगा जिसे इग्नोर कर दिया जाएगा, तो उस इग्नोर वाली कॉस्ट को वर्क अनसर्टिफाइड बोले। या ये भी हो सकता है कि ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को और सर्वेयर ने 25 मार्च को या 20 मार्च को अंदाजा लगाया। अब बीच में जो 5-6 दिन काम हुआ, ये क्या है? वर्क अनसर्टिफाइड, जो सर्टिफाइड नहीं हुआ लेकिन काम हो गया। ये हमें पता है, उसे थोड़ी ना पता। तो ये क्या होता है? वर्क अनसर्टिफाइड। और ये किस पे होता है? कॉस्ट पे होता है, क्योंकि ये हमें पता है, ये वो नहीं बता रहा है, ये हमें पता है, हमें तो कॉस्ट पता है। तो 22,500 रुपए का काम ऐसा है जो हो गया लेकिन सर्टिफाइड नहीं हुआ। It is estimated that spending on addition of 60,000, the work can be completed in all respect in another 2 months. तो 60,000 रुपए का और खर्चा होगा, काम 100% हो जाएगा। इसका मतलब 990 का खर्चा हो चुका है, 60,000 होगा, इसका मतलब हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है, काफी हद तक।
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12.5 लाख है, 12 लाख का काम हो गया वर्ष, मतलब लगभग 95, 98, 90% काम हो गया। तो हमें बताना है कंप्यूटर कंजर्वेटिव एस्टिमेट। कंजर्वेटिव एस्टिमेट का क्या मतलब होता है? कंजर्वेटिव एस्टिमेट मतलब कम से कम मतलब आप अपने बारे में नेगेटिव सोचो, मतलब जितना पैसा मिला है, पैसा 90% मिला है ना, तो जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 90% ही प्रॉफिट मानो आप। जो 10% नहीं मिला अभी मत मानो कि मिलेगा। ये है इसका मतलब कंजर्वेटिव। तो हमारा कंजर्वेटिव अप्रोच लेना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा काम कितना हो गया, तो ये क्या होता है, कॉस्ट अप टू डेट। तो हमारी कॉस्ट कितनी आ चुकी है, 9,90,000। तो 9,90,000 रुपए का हमारा कॉस्ट आ चुका है। और काम कितना होगा, और खर्चा कितना आएगा, तो और खर्चा हमारा आएगा 60,000 रुपए। तो 9,90,000 रुपए हमारे खर्च हो चुके हैं, प्लस फर्दर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, और जो खर्चा होने की उम्मीद है वो 60,000 होने की उम्मीद है। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारी 10,50,000 होने की उम्मीद है ना। तो परसेंटेज कंप्लीशन कितना हुआ कॉन्ट्रैक्ट का, इसका फॉर्मूला था कॉस्ट अप टू डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इंटू 100। तो 9,90,000 रुपए का काम हो चुका है, 10,50,000 का होना है, तो हमारा काम 94.29% हो चुका है। तो कंप्लीशन वर्क कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि इतने परसेंट ही रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो। तो हमारा रिवेन्यू कितना हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज होगा, कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा वो है 12,50,000 रुपए का, है ना। तो 12,50,000 का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, उसका 94.29% हम रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना। तो 11,78,625, ये असल में 94.29 पूरा नहीं आ रहा होगा, हमने ये अंदाजा लगाया होगा, ये आ रहा है 94.2857, है ना। अगर यही परसेंटेज में 12,50,000 पे लगाऊं, तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरा 11,78,570 यही आ रहा है लगभग, है ना, अप्रोक्सीमेटली। वो 10-20, 100-200 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप 570 या 650 लिखेंगे वो भी ठीक है। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू, है ना। और आपकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या है अब तक की, 9,90,000। तो प्रॉफिट कितना है आपका, कितना, 1,88,580। और आप और कंजर्वेटिव अप्रोच रखना चाहते हैं तो आप इसका 90% कैश रिसीव्ड परसेंटेज कितना है, 90%, क्योंकि आपका काम 12 लाख हुआ है और आपको मिले कितने हैं, 10,80, तो आपको 90% पैसा दिया, 10% रोक कर। तो अगर हम और कंजर्वेटिव अप्रोच करें तो हम इसका 90% ही प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि भैया इतना ही रिकॉग्नाइज करें, या इतना भी हम कर सकते हैं। अब जो सॉल्यूशन दिया है उसमें क्या करा, इसी को दूसरे तरीके से कैसे किया, लेकिन हमें रिकॉग्नाइज ऐसे ही करना पड़ेगा, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज। उन्होंने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 12,50,000, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 10,50,000, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है
2 लाख और इंटू 94.29% हमने रिकॉग्नाइज कर लिया प्रॉफिट, वही 188 580। लेकिन कंजर्वेटिव अप्रोच पे हम 90% और निकाल सकते हैं क्योंकि हमें कैश 90% मिला है, तो वो हम और काम कर सकते हैं। यहां पर क्या लिखा है, as per AS7 when the outcome of construction can be estimated reliably, contract revenue and cost associated with the contract should be recognized by reference to stage of completion, है ना। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमारा है 94.28, तो लगभग काम हो चुका है, तो हमने वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5, एक कंपनी है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया है 100 लाख रुपए का, 80% काम हो गया है, 92 लाख का खर्चा है। कंपनी को 23 लाख का खर्चा और करने की उम्मीद है और लग रहा है इन्हें 15 लाख रुपए का नुकसान होगा। तो 15 लाख का नुकसान हाथों हाथ लिख लो भैया, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो। हमें मतलब नहीं है काम कितना हुआ कितना नहीं है, अगर हमें लग रहा 15 लाख का नुकसान होगा, अभी हाथों हाथ लिखो। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है प्राइस वो 1 लाख है और एस्टिमेटेड हमारी जो कॉस्ट है वो 1 करोड़ है और एस्टिमेटेड कॉस्ट 1,15,00,000 होने की उम्मीद है, तो हम लोग 15 लाख का लॉस हाथों हाथ लिख देंगे। ठीक है, प्रोविजन बना देंगे 15 लाख के लॉस का। इलस्ट्रेशन नंबर 6, हमें बता रखा है कि P&L अकाउंट, मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट या P&L अकाउंट एक ही बात है, वो बताइए कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में, और हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब ये इंफॉर्मेशन क्या है, इन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1000 में, मतलब 6 लाख रुपए, और हमारा खर्चा कितना हो चुका है 3,90,000 रुपए, और खर्चा कितने की उम्मीद है 2,60,000 रुपए। एज्यूम दैट कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज 2 years, और ये ईयर 1 का इंफॉर्मेशन है। The contract is 100% complete by the year 2. Actual cost incurred is the same as the estimated to complete. तो हमने जो सोचा था वही हुआ। अगर हम देख पा रहे हैं तो इसका टोटल करें, इन दोनों का टोटल, तो वो क्या आता है हमारा, इसका मतलब ये हो गया कि भैया हमें नुकसान होने की उम्मीद है। तो हमें नुकसान होने की उम्मीद है, तो हमें हाथों हाथ सारा लॉस लिखना पड़ेगा, है ना। तो कितना हमारा रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा वो सारी बात अलग है, लेकिन लॉस हमारा कितना है 60 लाख 50 लाख, ये टोटल कितना आ रहा है 650 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और 600 लाख रुपए हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 650 लाख रुपए का खर्चा होने की उम्मीद है, तो 50 लाख का लॉस होने की उम्मीद है। तो इस लॉस को हमें लिखना पड़ेगा, है ना। अब हम लोग कैसे करें, तो यहां पर लिखा है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट या P&L अकाउंट बनाएंगे, तो टू एक्सपेंस हमारा कितना खर्चा हो चुका है 390 का हमारा खर्चा हो चुका है ना। और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने परसेंटेज कंप्लीट हुआ है देखें, क्योंकि हमें रिवेन्यू भी तो लिखना है, बाय कॉन्ट्रैक्टी रिवेन्यू भी तो लिखना है। तो कितना काम हो गया हमारा, फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट अप टू डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इंटू 100, परसेंटेज कंप्लीशन कितना है 60%। तो इसका मतलब हम 600 लाख का 60%, 360 लाख हम लोग यहाँ पर रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना।
लॉस कितना होना चाहिए? 50 लाख। कुछ लॉस तो हो चुका है, हमें 30 लाख का लॉस तो हो ही चुका है, तो हमें 20 लाख लॉस का और प्रोविजन बनाना पड़ेगा, है ना, टू प्रोविजन फॉर लॉस 20 लाख का और बनाना पड़ेगा, टोटल 410 आ जाएगा। ये ईयर 1 में होगा, इसमें कोई टेंशन। अब हम बात करते हैं ईयर 2 की। ईयर 2 में काम हो गया पूरा, है ना। तो हमने क्या सीखा था? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 600 है, इसमें से हम कितना रिकॉग्नाइज कर चुके हैं? 360। तो इस साल कितना होगा? 240, है ना। अच्छा, अब हमारा जो लॉस है हम पहले ही पूरा लिख चुके हैं, तो अब तो लॉस दोबारा तो लिखना नहीं। अच्छा, कॉस्ट कितनी आई है? 260, है ना। तो ये जो 20 का प्रोविजन बनाया था इसे रिवर्स करके खत्म कर देंगे बाय प्रोविजन फॉर लॉस, क्योंकि पूरा लॉस पिछले साल ही लिख दिया, बार बार हर साल लॉस थोड़ी ना लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारी अकाउंटिंग होगी। तो बात समझ में आती है कैसे होगा ये? क्वेश्चन नंबर 1, बी अंडरटूक के कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन के लिए आया है, टोटल 150 लाख रुपए में हमें कंस्ट्रक्शन करना है। द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हमने एस्टिमेट करा 120 लाख रुपए, तो 30 लाख का प्रॉफिट की उम्मीद थी, तभी हमने काम शुरू करा। ड्यूरिंग द ईयर हमने 40 लाख रुपए खर्च भी कर दिए। इट हैज रिसीव 35 लाख फ्रॉम द ग्रुप हाउसिंग, 35 लाख का पैसा भी मिल गया हमें। फाइंड आउट द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज, व्हाट वुड बी द पोजीशन इफ द कंपनी एस्टिमेट। ये दूसरी बात है, ये अभी हम बाद में बात करेंगे। अभी हम दो चीजों को एक साथ करेंगे मर्ज, तो दिमाग खराब हो जाएगा। अभी हम पहली बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्क कंप्लीटेड परसेंटेज में कितना है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? कॉस्ट अप टू डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100। हमारा अब तक कितना खर्चा हुआ है? 40 लाख। टोटल हमारा खर्चा कितना होने की उम्मीद है? 120 लाख। तो कितना काम हो गया? मतलब 1/3 काम हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हम कितना लेंगे? 150 लाख का 1/3, मतलब 50 लाख। ये हम कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू लेंगे माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 40 लाख और प्रॉफिट 10 लाख। ठीक है, तो ये तो अभी तक का जो सिचुएशन है वो बता रहा है। यहां पर कोई टेंशन नहीं इसमें। अब हमें दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? What would be the position if the company estimate that additional cost of 125 lakh would be required to complete the project? इसका मतलब हमारा जो कॉस्ट अप टू डेट है वो है 40 लाख प्लस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट 125 लाख और लगेंगे, तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 165 लाख होने की उम्मीद है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 150 लाख, है ना। तो एस्टिमेटेड लॉस 15 लाख होने की उम्मीद है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या किया जाए। तो एक तो ये कि हमारा काम कितने परसेंटेज हो गया है,
वर्क कंप्लीशन 40 lakh डिवाइड बाय 165 lakh इंटू 100। तो 24.24% हमारा काम हो चुका है ना। तो रिवेन्यू जो रिकॉग्नाइज करेंगे हम वो कितना करेंगे, 150 लाख का 24.24%, कितना आ रहा है, 36.36 लाख है ना। तो इतना रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। कॉस्ट अप टू डेट, कॉस्ट हमारी कितनी आ चुकी है, 40 लाख है ना। तो लॉस अप टू डेट हमारा अब तक का लॉस कितना हो चुका है, 3.64 लाख। टोटल लॉस 15 लाख है। तो प्रोविजन फॉर लॉस रिक्वायर्ड, प्रोविजन कितना बनाएंगे, 15 में से 3.64 लाख का तो लॉस हो चुका, बाकी और कितना प्रोविजन बनाएंगे, 15 लाख का टोटल लॉस इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। तो पी एंड एल अकाउंट में क्या आएगा, एक्सपेंसेस 40 लाख, कॉन्ट्रैक्टी 3636 और लॉस 15 लाख है ना, जो पिछले क्वेश्चन में किया था। और प्रोविजन फॉर लॉस बनाना पड़ेगा 11.36 लाख। तो टोटल हमारा 51.36 है ना। तो अगर हमें लॉस हो रहा है तो लॉस पूरा कैसे लिखेंगे, अभी प्रोविजन बनाना पड़ेगा लॉस के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास, दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास। कमेंट ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ टू कॉन्ट्रैक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसको कैसे हमें प्रेजेंटेशन करना है, तो दोनों का देख लेते हैं। तो कॉस्ट अप टू डेट 63 लाख एंड 50 लाख, additional cost to be incurred in future 29 lakh and 42 lakh, total estimated cost तो total estimated cost 92 lakh और 92 lakh, percentage completion 63 upon 92 into 100, 68.48%, and 50 upon 92 into 100, 54.35%। ठीक है। तो रिवेन्यू कितना लेंगे, 90 लाख का 68.48%, 61,63,200 ये आया है 90 लाख का 68.48% और कॉस्ट 63 लाख। ठीक है। तो लॉस कितना आ रहा है,
1,30,000 लॉस आ रहा है, लेकिन टोटल लॉस हमारा जो होने की उम्मीद है उन 2 लाख होने की उम्मीद है ना। 90 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और 92 लाख की टोटल कॉस्ट है, तो प्रोविजन फॉर लॉस भी बनाना पड़ेगा। कितना? 63,000, तो 2 लाख का लॉस आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज होगा वो होगा 85 लाख का 54.35%। कितना? 46,19,750, और जो कॉस्ट है हमारी 50 लाख है। तो हमारा जो लॉस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3,80,250, और टोटल लॉस हमारा कितना होने की उम्मीद है? 7 लाख। 85 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और टोटल कॉस्ट 92 लाख होने की उम्मीद है, 7 लाख। तो कितना प्रोविजन और बनाना पड़ेगा? 3,19,750, है ना। तो हमें प्रोविजन भी लॉस का बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये जो लॉस की अमाउंट है ये 200 रह गया, तो 1,36,800, और ये हमारी अमाउंट बदल जाएगी 63,200। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंजेस इन एस्टिमेट। The percentage of completion method is applied on a cumulative basis in each accounting period. तो हर साल हमारा नया एस्टिमेट आता रहेगा तो पिछले चेंजेस होते रहेंगे, लेकिन क्योंकि हम इस साल का जो परसेंटेज है माइनस रिकॉग्नाइज अर्लियर करते हैं तो ऑटोमेटिकली चेंजेस आगे इंकॉर्पोरेट होते रहते हैं। Therefore the effect of changes in estimate जो है उसका इफेक्ट हमारा अपने आप आता रहता है, और हमारा एक AS5 है और वो क्या कहता है? अकाउंटिंग एस्टिमेट तो होते हैं नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें कोई लॉस वगैरह नहीं है, तो वो नॉर्मल है। द चेंज एस्टिमेट आर यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड रिकॉर्ड इन द पीरियड इन विच चेंजेस। तो जहां पर जिस ईयर में पता चलेगा उस ईयर में लिख देंगे। AS5 भी यही कहता है, तो इसमें कुछ हमारा अलग नाम काम नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 ये क्या कह रहा है हमें? A construction contract has a fixed price of 9,000 lakhs। तो 9,000 lakhs का हमारा फिक्स प्राइस है, और हमें ब्रिज बनाना है 3 साल में, और हमें कुछ खर्चे बता रखे। हमने 9,000 लाख का मतलब 90 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, और बाद में कुछ वेरिएशन हुआ है, 2 करोड़ रुपए और मिलने की हमें उम्मीद है, काम करा होगा हमने, और कॉस्ट कितनी हो चुकी है और कितनी प्रॉफिट हमारा एस्टिमेटेड है वो हमें बता रखा। सिंगल स्टार में लिखा है कि इसमें 100 लाख रुपए फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल स्टोर्ड एट द साइट टू बी यूज्ड इन ईयर 3 टू कंप्लीट द वर्क। इसमें हमने 100 लाख रुपीस इंक्लूड कर रखे हैं जो अगले साल यूज होना है, तो इस साल की कॉस्ट थोड़ी ना है, तो अगले साल यूज होना है, अगले साल की कॉस्ट में आना चाहिए। और यहाँ पर हमने एक्सक्लूड कर रखा है 100 लाख जो पिछले साल का खर्चा है, तो वो हम ठीक कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो सही कर लेंगे हम लोग। द वेरिएशन इन कॉस्ट एंड रिवेन्यू इन ईयर 2 हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कस्टमर। तो वेरिएशन उसने अप्रूव कर दिया है। कंप्यूट ईयर वाइज revenue expense, contract cost to complete and profit to be recognized।
तो हर साल का हमें अलग अलग हिसाब बनाना है। तो सबसे पहले हम ईयर 1 की बात करते हैं। ठीक है, तो ईयर 1 में हमें सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि हमारा काम कितना कंप्लीट हो गया है। तो कॉस्ट अप टू डेट, हमारा अब तक की कॉस्ट कितनी है? तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अप टू डेट है 2093 लैक्स ही है, रुपीज इन लैक्स। तो 2093 हमारा कॉस्ट अप टू डेट है। ठीक है, अब टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? हमें पता है ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और ये प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारी कितनी होने की उम्मीद है? 8050। तो परसेंटेज कंप्लीशन कितना है? 2093 डिवाइड बाय 8050 इंटू 100, कितना? 26% कॉन्ट्रैक्ट हमारा पूरा हो गया इसका मतलब। ठीक है, तो रिवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? 9000 का 26%, कॉस्ट कितनी है हमारी? प्रॉफिट कितना लेंगे? 247। ये ईयर 1 का हिसाब हो गया। इसमें बताइए कोई डाउट है? ईयर 2, ईयर 2 हमारी जो कॉस्ट है अप टू डेट वो कितनी है? कॉस्ट अप टू डेट 6168, जिसके अंदर 100 रुपीज 100 का हमने खर्चा लिखा अगले साल वाला। तो इस साल की कॉस्ट है 6068। ठीक है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारा 9200, क्योंकि वो कहते हैं रिकॉग्नाइज वो अप्रूव हो गया जो भी रिवेन्यू वेरिएशन इन रिवेन्यू है, तो इसका मतलब हमारा 9200 का रिवेन्यू होगा, जिसमें 1000 का प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो टोटल कॉस्ट हमारी 8200 होने की उम्मीद है। तो हमारा जो काम हो गया है वो कितने परसेंट हो गया है? 74%। तो हमें रिवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है? 9200 का 74%, 6808 माइनस रिकॉग्नाइज अर्लियर, है ना? तो कितना होगा इस साल का रिवेन्यू? हम्म 6808 में से 2340 लेस नहीं कर पा रहे? और हमारी जो कॉस्ट है वो इस बार की कॉस्ट है 6068। और पिछली बार कितनी रिकॉग्नाइज करी थी? 2093, 3975। तो इस बार का प्रॉफिट कितना लेंगे हम? कितना? 8443। अरे भैया इसमें से ये लेस करना है, क्या कर रहे हो?
493। ठीक है, ये बात समझ में आती है। ईयर 3 तो 100% काम हो गया तीसरे साल में, तो है ना 100%। थर्ड ईयर में तो 100% काम हो गया। तो रिवेन्यू कितना होगा 9200 माइनस रिकॉग्नाइज्ड लिया 6808 कितना 2392 और कॉस्ट 8100 प्लस 100 8200 माइनस 6068 कॉस्ट रिकॉग्नाइज अब टोटल प्रॉफिट कितना लेंगे 260। तीनों को ऐड करो क्या आ रहा है आगे ना 1000 का प्रॉफिट। तो 1000 का प्रॉफिट है वो 3 साल में इस तरीके से डिवाइड हो। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कैसे करना होता है। ठीक है, डिस्क्लोजर क्या क्या डिस्क्लोज करना है। इस साल कितना रिवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है, मेथड बताना पड़ेगा रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का, क्या मेथड अपनाया है और क्या मेथड अपनाया है स्टेज ऑफ कंप्लीशन के लिए। एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस। कितना खर्चा हुआ है, कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करा अब तक, कितना पैसा मिल गया है और कितना पैसा रोक रखा है। रिटेंशन वो पैसा होता है जो रोका हुआ है ना, जब तक कि पूरा काम ठीक ना हो जाए। प्रोग्रेस बिलिंग वो होता है जितना हमने काम करके बिल बना दिया है, एडवांस हो गया है, काम से भी ज्यादा पैसा आपको मिल गया है पहले ही। तो ग्रोस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ग्रोस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर फॉर वर्क एज ए लाइबिलिटी। तो अभी तक हमारा कितना खर्चा हो गया, कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लिया, लॉस कितना है, मतलब सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी। कितना आपको पैसा लेना है या देना है, कितना पैसा लेना है, कितना काम करना है, सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी। कुछ आपको समझना है कि AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर अप्लाई होता है ना, इंक्लूडिंग अगर कोई सर्विसेज है वो भी, लेकिन असेट से रिलेटेड नहीं, क्योंकि वो AS7 उस पर अप्लाई नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू में इनिशियल क्लेम और वेरिएशंस वगैरह सब आ जाता है। इनिशियल पेमेंट आप तभी लिखेंगे जब वो एडवांस स्टेज में है और हमें लग रहा है कि मिल जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सभी लिखनी है, कोई इंसिडेंटल इनकम है उसे हम लेस कर देंगे, और कोई ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो यहाँ पर बांटना इस कॉन्ट्रैक्ट में, वो रेशनल या सिस्टमेटिक बेसिस पर बांटेंगे। चेंज जो होता है वो जनरली इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जनरली अपीयर फॉर द आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द वर्क। तो चेंज को हम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट मानेंगे AS5 की तरीके से, ना कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और नॉर्मली उसे जिस ईयर में चेंजेस है उस ईयर में डाल दें। AS7 के हिसाब से रिवेन्यू को हमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से दिखाना चाहिए, है ना। और कंप्लीशन मेथड अलाउ नहीं है, मतलब जब तक पूरा ना हो जाए, जब तक रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज ना करें, ऐसा अलाउ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्ट कॉस्ट भी आती है, एलोकेटेड कॉस्ट भी आती है, कॉस्ट एज पर द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आता है। नॉन एलोकेबल कॉस्ट क्या होती है, जनरल ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंसेस, R&D एक्सपेंसेस वगैरह। WIP में हम तभी लिखते रहते हैं जब मतलब रिकॉग्नाइज WIP हम लिखते हैं एसेट, और एसेट क्या होता है कि जो पैसा मिलना है, तो तभी जब हमें लग रहा है कि मिल जाएगा।
और इंटरेस्ट को तभी लेंगे जब एएस 16 अप्रूव करेगा, और प्रॉफिट को हमें परसेंटेज कंप्लीशन मेथड से लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, 1 दिसंबर को विश्वकर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है 85 लाख का। 31 मार्च को, मतलब 4 महीने बाद, इन्हें लगा कि भैया हमने 64,99,000 तो पहले से फूंक दिए इसमें, और अभी 32,01,000 का और खर्चा होगा, तो इसका मतलब हैवी लॉस होने की उम्मीद है। तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट अप टू डेट 64,99,000 प्लस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट 32,01,000 टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी होने की उम्मीद है? 97 लाख, है ना। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 85 लाख, तो एक्सपेक्टेड लॉस है 12 लाख, तो 12 लाख का नुकसान होने की उम्मीद है। परसेंटेज कंप्लीशन अगर हम देखें तो कॉस्ट अप टू डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100, हमारा काम कितने परसेंट कम कंप्लीट हुआ है? 67%। तो रिवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? 85 लाख का 67%, 56,95,000। कॉस्ट अप टू डेट 64,99,000, तो लॉस अप टू डेट 8,04,000, तो 8,04,000 का लॉस ऑलरेडी हो चुका है। प्रोविजन फॉर लॉस रिक्वायर्ड, टोटल 12 लाख का लॉस लिखना है हमें, तो 3,96,000 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा हमें लॉस का। ठीक है, हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 4, हमें बताना है कितना रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है हमें हर साल। तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू हमें कितना हर साल रिकॉग्नाइज करना है? तो 1250 में से 30% हो गया, तो 1250 का 30% कितना होता है? 3, ये तो पहले साल हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है ना। अगले साल 1250 पेनल्टी माइनस करो, एस्केलेशन प्लस करो, तो कितना हो गया? 1270, इसका 75% माइनस रिकॉग्नाइज लिया, जो पहले से रिकॉग्नाइज कर चुके हैं वो माइनस कर देंगे 5, तो ये हमारा तो करंट ईयर का रिवेन्यू
हमारा फर्स्ट ईयर का 375, सेकेंड ईयर का 577.50 हो गया, थर्ड ईयर 1250 प्लस 150 प्लस 20 कितना 100% काम हो गया। और पहले हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं 952.5, है ना। या तो आप इन दोनों को ऐड करें तो भी यही आएगा, 375 और 577.5 को ऐड करो तो भी यही आएगा, 467.50 आपको इस साल रिकॉग्नाइज करना है। तो रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है, ये आपके लिए बहुत सिंपल सा काम है। जो भी चेंजेस हुए हैं उन सबको इंकॉर्पोरेट करके इनटू करंट ईयर परसेंटेज, ये कुमुलेटिव है, माइनस अर्लियर ईयर्स में जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया। क्वेश्चन नंबर 5, D Limited has entered into a contract for construction of underground railway network during the next 3 years. Price है 1350, cost of the project estimate कर रखा है 1200, अदर डिटेल्स हमें दे रखी है। फाइंड आउट द रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट जो हमें रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ईयर 1 से। परसेंटेज कंप्लीशन, तो 200 डिवाइड बाय 1210 इंटू 100, तो कितना काम हो चुका है 16.53। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, रेवेन्यू है 1350, 223.16। जो कॉस्ट है वो हमारी 200 है, और जो प्रॉफिट है हमारा फर्स्ट ईयर का वो 23.16 करोड़ में है। ये सब यहाँ लिख दिया मैंने, रुपीज इन करोड़। अब हम बात करते हैं ईयर 2 की। कंप्लीशन 600 अपॉन 1240 इंटू 100, कितना 48.39%। हमारा जो अच्छा सॉरी, ये जो कॉस्ट है कुमुलेटिव नहीं दे रखी, देखो 200, 600, 440, तो ये अलग अलग कॉस्ट दे रखी है, तो कॉस्ट अप टू डेट 800 हो जाएगी, है ना। ये थोड़ा ध्यान से देख लेना। 64.52%। तो रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे 1375 इंटू 64.52%, कितना 887.15 माइनस अर्लियर जो हमने करा है 223.16, तो कितना आ गया 663.99, और कॉस्ट हमारी ईयर 2 में है 600, तो 63.99 का प्रॉफिट आ जाएगा सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में हमारा कॉस्ट पूरा 1240 हो गया क्या, देखो, तो 100% कम हो गया,
तो 100% रिवेन्यू 1375 माइनस रिकॉग्नाइज अर्लियर 887.5 कितना आएगा? माइनस करंट ईयर कॉस्ट 440 टोटल प्रॉफिट ये होना चाहिए 1375 माइनस 1240 है ना। तो अगर हमने देखा तो एएस मुश्किल नहीं है, एएस सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है कंप्लीशन मेथड से रिकॉग्नाइज करना है और क्वेश्चन से इसी टाइप के आएंगे एग्जाम में आएंगे। तो ये हमने कंप्लीट किया AS7। AS8 भी विड्रॉ हो चुका है, जो पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर होता था कभी बहुत 10-20 साल पहले, वो AS26 जब आया हमारा इंटेंजिबल असेट्स पर तो वो विड्रॉ हो गया। तो नेक्स्ट हम AS9 करेंगे।